Hello everyone, welcome to the class 4 of complete comprehensive coverage of Indian polity by me अथर्व दीक्षित। अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम पार्ट 2 सिटीजनशिप देखेंगे जो कि कवर्ड है बाय आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 5 to 11। तो आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले सारे आर्टिकल्स देखेंगे कि क्या बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप के बारे में। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? आर्टिकल 5 में साफ साफ तौर पे है ये सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि जो सिटीजनशिप है, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था उस वक्त क्या है, किसे सिटीजनशिप दी जाएगी भारत के अंदर। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड, मतलब कि वो डोमिसाइल तो होना ही चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, उसके साथ साथ हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी या तो वो पैदा हुआ हो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत या तो उसके दोनों पेरेंट्स या पेरेंट्स में से कोई भी पैदा हुआ हो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, या हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। मतलब जिस दिन ये कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उससे 5 साल पहले तक वो ऑर्डिनरीली बंदा इंडिया के अंदर रिजाइड कर रहा था। मतलब साधारण तौर पे उसका जो रहने का स्थान था वो क्या था, वो इंडिया था। वो साधारणतः कहाँ मिलेगा? तो भाई इंडिया में मिलेगा, इंडिया में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति 5 साल तक, मतलब कमेंसमेंट से 5 साल तक वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रहता हो, तो ये वो डोमिसाइल और ये चीज़ें आर्टिकल 5 यहाँ पे स्पष्ट है, ये बात बताता है कि इन्हें जो है इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो यहाँ पे ये 26 जनवरी से पहले पैदा होने की बात कर रहा है, हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इस वक्त इंडिया के अंदर ही है, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, और या फिर वो ऑर्डिनरली रिजाइड कर रहा है फ्रॉम 5 years। और यहाँ टेरिटरी ऑफ इंडिया से यहाँ पे मतलब है टेरिटरी एज डिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके अंतर्गत जो टेरिटरी बताई गई है वही टेरिटरी इंक्लूड मानी जाएगी, उसी टेरिटरी को माना जाएगा कि उसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कि वो वहाँ पैदा हुआ हो उस टेरिटरी में से कहीं पे भी, और इन तीनों में से कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो वो आर्टिकल 5 के अंतर्गत सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आर्टिकल 6 यहाँ पे क्या कहता है? आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सब जानते हैं वहाँ पे आपका पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने की वजह से जो है आपको काफ़ी लोगों ने अपनी जगह माइग्रेट की थी। तो काफ़ी लोग माइग्रेट करके इंडिया भी आए थे पाकिस्तान से, तो उन्हें भी सिटीजनशिप ग्रांट करने की ज़रूरत थी क्योंकि वो अपना मतलब इंडियन सिटीजन्स बनना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ पे माइग्रेशन किया था। तो उसके लिए आर्टिकल 6 यहाँ पे लाया गया। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India। notwithstanding का मतलब होता है कि हम ओवरराइड करेगा, ये ओवरराइड करेगा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 में अगर इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई बात लिखी गई है और दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो आर्टिकल 6 विल बी ओवरराइडिंग इट, आर्टिकल 6 ही माना जाएगा। notwithstanding अगर लिखा है एनीथिंग इन आर्टिकल 5, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। एक पर्सन जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में माइग्रेट किया है फ्रॉम टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान में इंक्लूड हो चुकी है उस टेरिटरी को छोड़ के जिसने इंडिया के अंदर इंक्लूड माइग्रेशन किया है उसे हम इंडिया का सिटीजन मानेंगे एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा ये जो 26 जनवरी को कमेंस हुआ था, तो कमेंसमेंट के दौरान उसे भी हम सिटीजन मानेंगे इफ़, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन है ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। मतलब कि जो कि या तो उसके पेरेंट्स या तो वो खुद और नहीं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में पैदा होना चाहिए। और कौन से इंडिया में? एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब पुराना इंडिया जो 1935 के अंदर डिफाइन किया गया है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान वगैरह की नामो निशान नहीं था। तो वहाँ पे भी पैदा हुआ व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी ही बनना चाहता हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो डिफाइन की गई है इंडियन टेरिटरी, उसकी बात होती है कि वो व्यक्ति या तो उस टेरिटरी में पैदा हुआ हो या तो फिर उसके कोई पेरेंट्स पैदा हुए हों या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हुआ हो।
condition number B, first, in case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, July 19th 1948 ये डेट सेट की गई थी. He has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. तो वो बंदा अगर 19th डे ऑफ जुलाई 1948 से पहले आ चुका है, मतलब 1948 19 जुलाई से पहले वो पाकिस्तान वाली टेरिटरी छोड़ के इंडिया के अंदर आ चुका है और ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, जब से वो माइग्रेट कर रहा है तब से वो साधारण तौर पे अब इंडिया के अंदर ही रह रहा है, या तो ये कंडीशन, और नहीं सेकंड कंडीशन, अगर उसने जो है माइग्रेट किया है आफ्टर 19 जुलाई 1948, जो डेट सेट की गई थी उसके बाद उसने माइग्रेशन किया है, तब भी वो हो सकता है, लेकिन उसे रजिस्टर होना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम. मतलब उसे फिर किसी ऑफिसर के पास जो भी अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उस ऑफिसर के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज अ सिटीज़न, अगर वो 19th डे ऑफ जुलाई 1948 से बाद में आया है तो. मतलब 19 जुलाई 1948 ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है. ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपकी कट ऑफ डेट थी, या ये डेट सेट की गई थी कि भाई इससे पहले हमने अपने गेट्स ओपन किए हुए हैं, जिसे आना है वो पाकिस्तान से इधर आए, ऑर्डिनरीली हमारे साथ रहे यहाँ पे, और अगर वो यहाँ पे ऐसा करता है 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तानी टेरिटरी से यहाँ पे आके माइग्रेट करता है, तो ये क्लियरली माना जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न है, उसे किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तानी टेरिटरी से आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत केओस की सिचुएशन थी, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि आप अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं वहाँ पे, उन्हें छोड़ के भागना पड़ रहा था, अपना सब कुछ छोड़ के आना एक बहुत मुश्किल फैसला भी होता है. तो अगर आप उसके बाद भी आते हैं तो आपको एक ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट होंगे वहाँ पे, वो उनके साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. अगर वो आपको रजिस्टर करते हैं देन यू विल बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 6. ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल अब हम 7 की बात करते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, अब ये दोनों को ओवरराइड कर रहा है. अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947, ये भी एक डेट सेट की गई है, ये भी एक तरह से कट ऑफ डेट है. किस चीज़ की? यहाँ से पाकिस्तान जाने की. A person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. आप पहले यहाँ रहते थे, पैदा हुए थे, आर्टिकल 5 या 6 के अंतर्गत आप आते होंगे सिटीजन के तौर पे, बट यदि आप मार्च 1 1947 से बाद में पाकिस्तान चले गए तो आपको सिटीजन नहीं माना जाएगा. प्रोवाइडेड दैट मतलब ये कंडीशन रखी गई है यहाँ पे, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु, मतलब ये आर्टिकल उस व्यक्ति पे नहीं लगेगा आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय और under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. अब ये क्या बात हुई भैया? तो ये बात ऐसी है कि जो भी व्यक्ति अब पाकिस्तान चला गया, अब वो वापस आ गया, किस तरह से? अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, वो रीसेटलमेंट का परमिट लेके या परमानेंट रिटर्न के लिए वापस आता है, इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड एवरी सच पर्सन, मतलब कोई भी अथॉरिटी ऑफ लॉ ने उसे वो परमिट इशू किया होगा रीसेटलमेंट का, और उस तरीके का हर व्यक्ति, क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 का जो पर्पस यहाँ पे दिया गया था, जो जुलाई 1948 के बाद आने वालों के लिए लग रहा था कि उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए सिटीजन विद अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो यहाँ पे क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 उन पे अप्लाई होगा. अगर वो जाते हैं और फिर वापस आते हैं और अपने आप को रजिस्टर करते हैं क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 के तहत, तो उन्हें क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी. तो ये आर्टिकल 7 बात करता है. तो आर्टिकल 5 आपको एक जनरल सिटीजनशिप की यहाँ पे आपको वो देता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक कैटेगरी बांटता है कि इस तरीके से आप इस तरीके के कैटेगरी के लोग इस वक्त इंडिया के सिटीजन हैं. 6 और 7 डील करते हैं पाकिस्तान वाले इशू के साथ. काफ़ी बड़ा मसला था, बहुत इसके साथ डील करना बहुत ज़रूरी था, तो उस चीज़ को सोचते हुए डील किया गया है यहाँ पे. आर्टिकल 8 अब क्या कहता है? इंडियन नेशनल्स हुज पेरेंट्स और एनी ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिजाइडिंग अब्रॉड शैल बी कन्फर्ड इंडियन सिटीजनशिप. सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात कही गई है यहाँ पे कि कोई भी इंडियन नेशनल मतलब कौन? यहाँ पे साफ लिखा है कि जिसके पेरेंट्स या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के अंदर पैदा हुए थे, इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए थे. मैं बार बार कह रहा हूँ, एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब वो टेरिटरी भी जो पाकिस्तान में हो गई थी इस वक्त, उसे भी इंक्लूड कर रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे वो इंडिया था, उस वक्त पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था और वहाँ पे भी रहने वाले लोग इंडियंस ही थे.
तो उनकी बात कही है यहाँ पे। तो एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो टेरिटरी के अंदर अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बर्थ हुआ था उनका उस टेरिटरी के अंदर पहले, तो उन्हें इंडियन नेशनल्स माना जाएगा। और अगर वो इंडियन नेशनल्स इस वक्त अब्रॉड भी रह रहे हैं तो उन्हें सिंपल सी बात है, दे विल बी कन्फर्ड इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 क्या बात करता है, अब देखें, प्रोहिबिट्स ड्यूल सिटीजनशिप टू इंडियंस। अब यहाँ पे आर्टिकल 8 में ये तो कह दिया गया कि भाई बाहर रहने वालों को देंगे, लेकिन आर्टिकल 9 ने उसमें एक सुधार किया कि भैया ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंडियन दो जगह की सिटीजनशिप नहीं लेगा। वॉलंटरी अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट एंड इंडियन अप्लाइंग फॉर फॉरेन सिटीजनशिप ऑन एनी ग्राउंड्स विल लूज द इंडियन सिटीजनशिप बाई डिफॉल्ट। उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप बस अप्लाई कीजिए अपनी तरफ से फॉरेन सिटीजनशिप के बारे में, बाई डिफॉल्ट यू विल नॉट बी अ इंडियन सिटीजन। तो हम यहाँ पे आर्टिकल 9 भी देखते हैं। तो आर्टिकल 8 और 9 जो है इंडियन नेशनल रिजाइडिंग अब्रॉड के ऊपर ही डील करते हैं, हालांकि 8 और 9 को एक साथ इंक्लूड मत कीजिएगा। ड्यूल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 9, और आर्टिकल 8 यहाँ पे इंडियन नेशनल्स रिजाइडिंग अब्रॉड की बात करता है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। 10 के बारे में देखते हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप मिला है उसकी कॉन्टिन्यूएंस होनी चाहिए। एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी व्यक्ति है इस वक्त या माना गया है सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, इस पार्ट के अंदर जो भी कोई व्यक्ति सिटीजन माना गया है इससे पहले, तो वो जो है कंटिन्यू बी सच सिटीजन, वो सिटीजन वो रहेगा, वो बना रहेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि अगर वो, देखिए इसमें जिस प्रोविजन की बात की गई है वो बनाते वक्त इस आर्टिकल को लिखते वक्त वो प्रोविजंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इसलिए एनी प्रोविजंस या द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड कर दिया गया है। तो सब्जेक्ट टू अगर किसी भी लॉ के द्वारा कोई दूसरे उसमें लिखा रहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन दिस, सब्जेक्ट टू आर्टिकल दिस, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन, मतलब इन केस दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जिसकी बात की गई है वो ओवरराइड करेगा। अगर नॉट विथ स्टैंडिंग होता तो ये स्टेटमेंट ओवरराइड करता, बट नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट टू है। मतलब अगर पार्लियामेंट एनी लॉ दैट मे बी मेड बाई पार्लियामेंट, कोई भी कानून ऐसा लेके आती है पार्लियामेंट जिसके तहत आप ये जानते हैं कि उस कानून के तहत वो जिसे यहाँ पे डीम टू बी अ सिटीजन माना गया है या फिर जो है सिटीजन इस पार्ट के अंतर्गत, अगर उसे ये माना जा रहा है कि उस लॉ के तहत वो नहीं है तो वो नहीं रहेगा। हाउएवर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ही विल बी और शी विल बी कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। तो आर्टिकल 10 इतनी सी बात कहता है। आर्टिकल नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। यहाँ पे आर्टिकल 11 बोलता है कि देखो भैया इतनी सी बातों से, 4-5 छोटे छोटे ऐसी बातों वाले आर्टिकल से नहीं काम बनेगा, हमें बहुत कुछ चाहिए। और सिटीजनशिप देखो हमारे लॉ मेकर्स को पता भी था कि एक ऐसा मसला है जिसको आगे चल के बदलते परिवेशों द्वारा, बदलते डेमोग्राफीज और भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ग्लोबलाइजेशन वगैरह भी हुआ बीच में, काफ़ी कुछ हुआ, तो उसके तहत वो जानते थे कि देखो सब कुछ यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, हम पार्लियामेंट को ये पावर देंगे कि वो रेगुलेट करे सिटीजनशिप के अधिकार को कानून के द्वारा। पार्लियामेंट आप जानते ही हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे पार्लियामेंट में आपके आएंगे, और वो कोई भी कानून जैसे कि अभी फार्म एक्ट्स हैं, आईटी रूल्स हैं, आईटी एक्ट है, सारे कानून आते हैं ना, उसे पेश किया जाता है किसी भी बिल को, अगर वो पास होता है तो वो एक्ट बनता है, तो उस तरीके से एक एक्ट लाया जाएगा सिटीजनशिप का। उस एक्ट के तहत जो है ये पार्लियामेंट अपना रेगुलेट करेगी सिटीजनशिप बाय लॉ। तो नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। मतलब कि अभी तक हमने जो प्रोविजंस पढ़े 5 से लेकर 10 के बीच में सिटीजनशिप को लेके, वो बिल्कुल नहीं रोकते हैं किसी भी तरीके से, पार्लियामेंट की किसी भी पावर को कम नहीं करते हैं कोई भी प्रावधान लाने के तहत जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिले या किसी की भी नागरिकता जाए, या और भी कोई मैटर है जो सिटीजनशिप के द्वारा रिलेटेड है, पार्लियामेंट अपनी इच्छा अनुसार उस तरीके के कानून को ला सकता है। तो ये बात संविधान में साफ लिखी है कि यू विल बी रेगुलेटिंग, द पार्लियामेंट विल बी रेगुलेटिंग द सिटीजनशिप बाय लॉ, बाय एक्ट्स। तो अभी देखो यहाँ पे हमने वो तो पढ़ लिए, क्या कहते हैं इसे, अपने एक इंट्रोडक्शन हमने लिया है उस चीज़ का कि
ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए और जानना इस मसले में ये ज़रूरी है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है, अ सिटीजन इज अ पर्सन हु इज एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी और स्टेट इन विच ही लिव्स और ऑर्डिनरी लिव्स। किसी भी राज्य, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय के अंदर ऑर्डिनरी रहने वाला व्यक्ति अगर वो मेंबरशिप को एंजॉय करता है तो उसे सिटीजन कहते हैं। ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, ये भी चीज़ बिल्कुल समझने वाली है। सिटीजन आर डिफरेंट फ्रॉम एलियन। सिटीजन्स एलियन से अलग होते हैं। जो सिटीजन नहीं है उसे एलियन कहा जाता है। किसी भी वो एलियन सिर्फ जो दूसरे ग्रह से आए उन्हें नहीं कहते हैं। एलियंस जो हमारे देश के सिटीजन नहीं है, लॉ की भाषा में उन्हें भी एलियंस ही कहा जाता है। हु डू नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट। एलियंस डू नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स, मतलब जितने भी राइट्स हमारे सिटीजन्स को हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे राइट्स एलियंस को भी हों। यही फ़र्क होता है एक सिटीजन में और एक एलियन में। Part 2 of the Constitution simply describes classes of person living in India at the commencement of the Constitution, that is 26 January 1950, and leaves the entire law of the citizenship to be regulated by the legislations made by the Parliament। अभी मैंने ये चीज़ आपको समझाई है कि जो Part 2 of Constitution है वो सिर्फ इतनी बात करता है कि भैया ये कैटेगरी के लोग हैं 26 जनवरी पे जिन्हें हम मान रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन हैं। उसके आगे कैसे सिटीजनशिप देनी है, क्या करना है भाई साहब, वो सब बाई लॉ डिसाइड होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि क्लासेस डिवाइड कर दी गई थी उन व्यक्तियों की जो इस वक्त इंडिया के अंदर रह रहे हैं, कि भाई ये हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, ये हैं जो फिर पाकिस्तान गए हैं और फिर वापस आए हैं, ये इस डेट के पहले वापस आ गए हैं, ये इस डेट के बाद वापस आए हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में इन्हें कैटेगराइज करके बता दिया गया था कि ये सब हैं, ये सब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आएंगे और सिटीजन्स भी आते रहेंगे, हम सब भी उसके बाद पैदा हुए हैं, हमारी कोई चर्चा नहीं है उसमें। तो उस चीज़ को कहाँ छोड़ दिया गया था, तो वो मैंने पहले ही बताया है कि उस चीज़ को जो है आपको पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दिया गया था कि बाई लॉ वो चीज़ करेंगे। तो उसी के लिए इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर पार्लियामेंट में ऑब्वियसली बात है यार, ये इसको पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी इस पावर को और जल्द से जल्द करेगी, क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप को रेगुलेट करना है। तो उन्होंने जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको अमेंड किया गया 1986 में। तो सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट आई थी, सिटीजनशिप की एक अमेंडमेंट आई थी 1986 में, तो वहाँ पे उसको अमेंड किया गया था। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एक्ट की। तो अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी बात पढ़ेंगे, जैसे कि किसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट के बारे में देखो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मतलब मैं क्लासेस ले रहा हूँ सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना थोड़ा ज़रूरी है। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके उन प्रोविजंस को जानना ज़रूरी है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उतना देखेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955, अभी रिसेंट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 वाला, ये 1986 वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम कभी और बहुत डिटेल में कभी और करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये दोनों जो प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो इन दोनों अमेंडमेंट्स के थ्रू लाए गए थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो The Act provides for the acquisition of Indian citizenship after the commencement of the Constitution in 5 ways। मतलब अगर Constitution commence हो चुका है और अब आपको चाहिए, देखो अभी तक हमने जितनी बात की है at the time और before the commencement of the Constitution की बात की है कि भाई उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं वो Constitution से पहले पैदा हुए हों, या वो बंदा खुद Constitution के पहले पैदा हुआ हो, या तो उस डेट पे पैदा हुआ हो जिस डेट पे Constitution अमेंड हो रहा है। अब मैं तो उसके बाद हूँ, तो मुझे कैसे मिलेगी, तो मुझे एक्ट प्रोवाइड करेगा वो सिटीजनशिप। ठीक है, तो उसके 5 रास्ते हैं। पहला है बाई बर्थ, बाई डिसेंट, दूसरा बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इन 5 रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं हम। तो हम पहले देखेंगे बाई रजिस्ट्रेशन, बाई बर्थ हम पहले देखेंगे, नॉट बाई रजिस्ट्रेशन। तो एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 शैल बी अ सिटीजन बाई लॉ ऑफ सॉइल। लॉ ऑफ सॉइल को हम कहते हैं जस सॉइल, मतलब लॉ ऑफ सॉइल, तो मिट्टी का कानून। तो लॉ ऑफ सॉइल के तहत कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के अंदर, इंडिया की मिट्टी पे पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के पास, उसे भारत का नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा बाई बर्थ। तो जैसे मैं हूँ, मुझे बाई बर्थ यहाँ जस्ट सॉली, लॉ ऑफ जस्ट सॉली के थ्रू ये चीज़ मिलती है, प्रोवाइडेड आइदर और बोथ ऑफ हिज और पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और बर्थ। हाँ, लेकिन ये बात है कि मेरे पेरेंट्स या किसी भी व्यक्ति जिसको जस्ट सॉली के कानून के तहत चाहिए, दोनों ही पेरेंट्स उस वक्त जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो जो है वो दोनों किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि वो बाई बर्थ इसी तरीके से, किसी भी तरीके से वो बस होने चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया जिस वक्त जन्म हो रहा था उस व्यक्ति का। तो बिल्कुल। दूसरा है बाई डिसेंट।
Broadly, person from outside India on or after January 26, 1950 is a citizen of India by descent if his or her either of the parents is a citizen of India at the time of that person's birth. That is law of blood, which is called jus sanguine. Jus sanguine या लॉ ऑफ ब्लड. तो लॉ ऑफ ब्लड ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं या पेरेंट्स में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वही बात हो गई कि उसमें खून तो हिंदुस्तानी ही हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं इंडियन सिटीजन है, तो वो भी हिंदुस्तानी खून है. हम भी हिंदुस्तानी खून है, सब हिंदुस्तानी खून है, लेकिन वो विदेश की ज़मीन पे पैदा हुआ है अगर व्यक्ति, बट उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं, तो ही विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द लॉ ऑफ ब्लड और बाय डिसेंट. यहाँ पे हमने बाय बर्थ मतलब जो इंडियन सॉइल पे पैदा हुआ हो, बाय डिसेंट जो इंडियन पेरेंट्स के यहाँ पे पैदा हुआ हो बट इंडियन सॉइल पे ना पैदा हुआ. अब बाय रजिस्ट्रेशन देखते हैं. तो द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मतलब जो भी अथॉरिटी ये एक्ट प्रिस्क्राइब करता है रजिस्टर करने के लिए ऑन एप्लीकेशन. अब अगर आप उस अथॉरिटी के पास, उस कोई भी अथॉरिटी हो सकती है वो, हर एक्ट अपनी तरफ से अथॉरिटीज़ को काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में अलग अलग कामों के लिए, तो सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए भी जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की गई है सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा, अगर उसके पास एप्लीकेशन की जाए, रजिस्टर कर सकता है एक व्यक्ति को एज ए इंडियन सिटीजन who is not a citizen by virtue of constitution or the provisions of citizenship act. अगर वो इस by birth और by descent नहीं है और इससे पहले जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की उसके थ्रू भी नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं कि फिर भी वो चाहे तो वो अथॉरिटी के पास, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके पास यहाँ पे अप्लाई करे और रजिस्ट्रेशन ले ले और इंडियन सिटीजन बन सकता है. ठीक है. दिस मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अवेलेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो इसमें से किसी भी कैटेगरी के, जो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये कैटेगरी है, इसमें से कोई भी कैटेगरी को अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करता है तो वो यहाँ पे ले सकता है. तो पहली कैटेगरी है वो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो ऑर्डिनरीली इंडिया का रेजिडेंट है. कब से? 7 साल इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब कि भाई आज मैंने, यानी कि 2021 में किसी व्यक्ति ने, 2021 में अगर वो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उससे पहले 7 साल तक वो ऑर्डिनरीली इंडिया के अंदर रिजाइड करता हो, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ से अथॉरिटी के पास अप्लाई करके बाय रजिस्ट्रेशन ये ले सकता है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 years ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस. सेकेंड कैटेगरी इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए. ये भी व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए. सेकेंड भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे हैं. ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन ओरिजिन हो और ऑर्डिनरीली किसी आउटसाइड प्लेस में यहाँ पे रिजाइड कर रहा हो. ठीक है. तो सेकंड कैटेगरी की यहाँ पे ये बात हो जाती है कि वो ऑर्डिनरीली कहीं और का रेजिडेंट है मगर ओरिजिन उसका इंडियन है, तो उसे भी यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है. वुमेन हु आर और हैव बीन मैरिड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो ऐसी महिलाएं जिनकी शादी सिटीजन्स ऑफ इंडिया से हुई है या हुई है. माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 साल से कम उम्र के वो व्यक्ति या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं. ये कैटेगरी है, इसमें कोई खास एक्सप्लेनेशन की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है. पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल. अब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं मेंशन, उन कंट्रीज़ के देखो ये बनाया जाता है काफ़ी सारे इंटरनेशनल रिलेशंस और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं कुछ कंट्रीज़ के लोगों को. तो वो कंट्रीज़ जिनका मेंशन फर्स्ट शेड्यूल में है उन कंट्रीज़ के लोगों को भी यहाँ पे मिलेगा, क्या कहते हैं इसे, तो यहाँ पे आपको उन कंट्रीज़ के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. तो यहाँ पे ये हो गया बाय रजिस्ट्रेशन. अब बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन की. तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है भाई? तो भाई कुदरती तौर पे कोई भी व्यक्ति कैसे भारत का सिटीज़न बन सकता है. तो कुदरती तौर पे देखो, एक बात से भी समझ में आता है ये चीज़ कहने से भी कि कुदरती तौर पे मतलब यहाँ का ही हो गया एक तरह से, बस उसके पास सिटीज़नशिप नहीं है मगर वो है तो बंदा अब इंडिया का ही हो गया एक तरह से. तो उसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहा होगा,
तो इसके भी प्रोविजंस देखते हैं कि भाई नेचुरलाइजेशन से कैसे होते हैं। तो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन, जो कि हमने पहले प्रोविजंस के बारे में चर्चा की है। उस हिसाब से आप अगर सिटीजन नहीं हैं तो फिर आपको किस हिसाब से सिटीजनशिप मिलेगी, उस मामले में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, अब क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। फुल एज होनी चाहिए, फुल एज मतलब मेजर होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, और कैपेसिटी उसकी पूरी होनी चाहिए, लुनेटिक वगैरह नहीं होना चाहिए, मानसिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, पूरी तरह से कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, पहला ये आता है आपका प्रोविजन। दूसरा यहाँ पे प्रोविजंस आते हैं, दूसरा क्वालिफिकेशन आता है आपका, ही मस्ट नॉट बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन्स फ्रॉम नेशनलाइजेशन। अब कई देश ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन्स को अगर वो करते हैं कि भाई इंडियन सिटीजन्स नेचुरलाइजेशन से वहाँ के सिटीजन नहीं बन सकते, तो फिर ये तो सिंपल सी बात है कि फिर उन कंट्रीज़ को सिटीजन्स को हम भी क्यों नेशनलाइजेशन देंगे, तो वहाँ के कंट्रीज़ के लोग नहीं होने चाहिए ये। ठीक है, ही हैज़ रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री। ऑब्वियसली उसके पास कोई तो कंट्री की सिटीजनशिप होगी ना, बस वो यहाँ की नेचुरलाइजेशन से लेना चाह रहा है, तो उससे पहले यहाँ पे नेचुरलाइज होने के लिए उसे उस कंट्री की उसको ये क्या करना होगा, उसे अपने दूसरी जो सिटीजनशिप है उसको त्यागना होगा। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। और चौथी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ही हैज़ आइदर रिजाइडेड इन इंडिया और हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर 12 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर नेशनलाइजेशन, और ड्यूरिंग 7 years प्रायर टू दीज 12 months ही हैज़ रिसाइडेड और हैव बीन इन द गवर्नमेंट सर्विस फॉर नॉट लेस देन 4 years। तो या तो वो 12 महीने तक रहे, ठीक है, यानी कि ये बहुत सबसे नेशनलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो या तो फिर वो रिजाइडेड इन इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस में हो इंडिया की, कब से 12 month बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन की जो भी डेट है, जैसे मैंने आपको अभी पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भी समझाया था 7 month वाला, उसी तरीके से एप्लीकेशन की डेट से जब 12 महीने पहले वो जो है बंदा यहाँ पे रिजाइड कर रहा हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो, अगर इंडिया में रिजाइड नहीं कर रहा तो इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में हो। हाँ, उसके अलावा जो है यहाँ पे दूसरी बात ये है कि और ड्यूरिंग 7 year प्रायर टू दीज 12 months, मतलब इन 12 महीनों में अगर ये नहीं है तो इन 12 महीनों से पहले, मतलब इससे पहले 7 year, तो ये डेट हो गई, डी से डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ये डिनोट हो रहा है। डेट ऑफ एप्लीकेशन से 12 महीने में अगर उसने या तो इंडिया में रिजाइड किया है या इंडियन गवर्नमेंट को सर्व किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इन 12 महीनों से पहले या तो उसने जो है 4 साल के लिए, या तो नॉट लेस देन 4 साल, मतलब 4 साल से कम नहीं होना चाहिए, या तो रिजाइड इन इंडिया और सर्व इंडियन गवर्नमेंट, तो उसे नेचुरलाइजेशन मिल जाएगा। तो ये याद रखना है, ये 8 साल का टेन्योर का गैप देख रहे हैं, जिसमें कि 7 साल यहाँ नापते हैं और 12 महीने ये है। अगर आप इन 12 महीनों में लगातार इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे या फिर इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे तो नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर नहीं है ऐसा तो फिर लास्ट के 7 ये ईयर्स देखे जाते हैं, उनमें से मिनिमम 4 years आपको उन दोनों कंडीशन को पूरा करना होगा। मान लो 3.4 हो रहे हैं और 0.6 इसमें हो रहे हैं तो ये नॉट एलिजिबल होगा। 0.6 यहाँ पे आपने ईयर्स बताए हैं और 3.4 इधर बताए हैं, तो दोनों मिला के 4 बनते हैं, तो ये नॉट एलिजिबल है इस टेन्योर के अंदर। इसे दोबारा से क्लियर करता हूँ मैं, ज़्यादा हौच पौच हो गया यहाँ पे। इस टेन्योर के अंदर आपको 4 साल हो जाने चाहिए पूरे, समझ में आ रहा है ना। तो उस टेन्योर में 4 साल तब देखेंगे जब आपने उस 12 month के अंदर लैप्स किया हो, उस 12 month के अंदर आप बीच में या तो इंडिया छोड़ के गए या तो इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस से बाहर गए, तो फिर आपको यहाँ पे 4 साल देने पड़ेंगे। फिर इसमें आपका जो भी रेजिडेंस होगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा, सिर्फ इसे ही देखा जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, मैंने काफ़ी क्लियरली समझा लिया। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि इफ़ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अ पॉपुलर वर्डिक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्पेसिफाई द पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी नई टेरिटरी जो है इनकॉर्पोरेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ बनता है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनती है वो टेरिटरी, तो ये सिंपल सी बात है कि भाई साहब वहाँ के लोगों को भी बाय अ पॉपुलर वर्डिक्ट यहाँ पे अगर वो है तो फिर after a popular verdict the government of India specify the person of that territory to be the citizen of India। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। A citizen is an individual who enjoys all the right given by the law available in the country, and Article 11 says that Parliament will regulate termination of all these things regarding the citizenship। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देख ली है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ बाकी है। अब हम यहाँ पे टर्मिनेशन की बात करते हैं कि एक्ट के थ्रू टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका होता है रिनंसिएशन।
तो renunciation, it is a voluntarily act by which a person after acquiring the citizenship of another country gives up the Indian citizenship. This provision is subject to certain conditions. तो renunciation के अंदर है कि आपने कहीं और की citizenship ले ली है, तो अब आप voluntarily जो है Indian citizenship को छोड़ना चाहते हैं. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप renounce कर सकते हैं अपनी citizenship को. मतलब ये voluntarily होता है एक तरह से. ये हो गया आपका voluntarily, मतलब आप खुद से छोड़ना चाहते हैं. दूसरी चीज़ है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन को देखते हैं. इसमें सर्टेन कंडीशंस लगते हैं वॉलंटरीली में, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे. इट टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. अगर आपने, मैंने ये पहले भी बात की है कि आप ड्यूल सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो ड्यूल सिटीजनशिप को रोकने के लिए है ये चीज़ टर्मिनेशन, कि अगर आपने वॉलंटरली कहीं और की सिटीजनशिप ले ली है और यहाँ की आपने जो है रिनाउंस नहीं किया है, तो टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ की सिटीजनशिप आपकी. बाय डिफ़ॉल्ट यू विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये आपको सेकंड बात की है. और तीसरा है आपकी डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन क्या बात करती है? इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑब्टेन बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन. या तो आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से ऑब्टेन किया था इस चीज़ को, और by the government of India on charges of using fraudulent means to acquire citizenship. आपने fraudulent means का इस्तेमाल किया था ये साबित करने के लिए कि आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के लिए. यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में आपने जो भी मैंने अभी आपको प्रोविजन समझाए हैं उस चीज़ को लेकर आपने फ्रॉड कमिट किया है, तो आप वहाँ पे नहीं माने जाएंगे कि आप जो हैं सिटीज़न है, और यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप. अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ कि आप इसके बारे में केस स्टडी कीजिए. चिन्नामनेनी रमेश तेलंगाना के एमएलए हैं. सिटीजनशिप को लेके इनके साथ कुछ हुआ है, इस मसले में आप जान लीजिए. करंट अफेयर्स के बारे में है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. चिन्नामनेनी रमेश, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताऊँगा सिटीजनशिप के बारे में. तब तक के लिए जय हिंद. अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3. जय हिंद.